हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा सेकेंड लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। बट उससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक एमसीक्यू क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से पता चलेगा कि आप लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर था वो कितने अच्छे से सुना होगा, कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। तो क्वेश्चन देखिए, दैट इज विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। आपको इनमें से फोर स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। So what is the first statement? Point number one, that is a molecule of a compound has atom of different element. ये right है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि हम वाटर बना रहे हैं, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O इज अ मॉलिक्यूल और इसको हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वाटर जब बना तो उसमें हाइड्रोजन का एटम भी है और ऑक्सीजन का एटम भी है। तो दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होके एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। सेकेंड की बात करते हैं, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जब आपका वाटर मॉलिक्यूल बन चुका है, अब इस वाटर मॉलिक्यूल को अगर आपने फिजिकल मेथड यूज करके सेपरेट आउट करना है, अब आप चाहते हैं कि मुझे हाइड्रोजन अलग से मिले, ऑक्सीजन अलग से मिले, सो दैट इज नॉट पॉसिबल विद फिजिकल मेथड, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, बिल्कुल राइट है। थर्ड की बात करते हैं, अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ये आपके क्या स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्या बोल रहे हैं ये, कि एक एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो बिफोर रिएक्शन जब मतलब कि एज अ रिएक्टेंट है ये, अब एज अ रिएक्टेंट जब ये इंडिविजुअल हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज कुछ अलग होंगी, ऑक्सीजन की कुछ अलग होंगी। लेकिन जब वो वाटर बन जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बन चुका है, यहाँ पे रिएक्शन हो चुकी है, वाटर बन गया है, अब जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 3 है, कह रहे हैं कि कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को कोई कंपाउंड रिटेन नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। फोर्थ क्या है, द रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। ये भी बिल्कुल सही है। जब भी कोई आपके पास कंपाउंड बनेगा तो उसकी जो रेशियो होगी, कितना हाइड्रोजन लेना है, कितना ऑक्सीजन लेना है, उसकी रेशियो जो है वो फिक्स होनी चाहिए। अदरवाइज आपको जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के और भी मॉलिक्यूल बन सकते हैं, बट अगर आपको वाटर ही बनाना है, एग्जाम्पल के तौर पर वाटर ही बनाना है, तो वहां पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फिक्स रेशियो लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आल्सो करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फिर आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ कंपाउंड। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, तो वहां पे वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। हमें कुछ रूल्स हैं, बेसिक लॉज हैं जो हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं, तभी हमारे पास एक पर्टिकुलर रिएक्शन होगी। तो क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय 5 बेसिक लॉज। 5 लॉज हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो लॉ है आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जहां पे आप कहते थे मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज किया है इसमें, वो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास है रिएक्टेंट। फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मेरे पास ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट हैं और ये मुझे क्या दे रहे हैं, ए बी प्रोडक्ट दे रहे हैं, राइट। अब जो ए अमाउंट है, मान लीजिए ए जो है वो मैंने 5 ग्राम लेके रखा है, 5 ग्राम, और बी जो है वो भी मान लीजिए 5 ग्राम लेके रखा है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 10 ग्राम होगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 10 ग्राम ही होना चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जब भी कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का टोटल मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट पार्ट। ठीक है, मतलब कि 10 ग्राम ही होगा। इसका मतलब ये कि जितना आपने रिएक्टेंट की साइड पे वेट मास लिया था ए और बी का, उतना ही जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसका भी उतना ही मास होगा। That is, matter can neither be created nor be destroyed. It just changes from one form to other form, right?
अब आइंस्टाइन की तो स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी, आइंस्टाइन का रूल भी आपने देखा होगा। आइंस्टाइन क्या कहता है कि मास और एनर्जी जो है वो क्या होते हैं, मास और एनर्जी क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। ठीक है, मतलब कि एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट लॉ है। और ये लॉ किसने दिया था हमें, एंटोनियन लेवोसियर ने ये लॉ दिया था। आप चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं कौन से साइंटिस्ट ने आपको ये लॉ दिया है, दैट इज एंटोन लेवोसियर। लेवोसियर, ठीक है जी। आपके एनसीईआरटी में आपको ये नाम मिल जाएगा साइंटिस्ट का। चलिए नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, और इसको हम लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी कहते हैं। देखो यहाँ पे जो लॉ है, उस जो लिखा है यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, वहीं से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब है कि हम फिक्स अमाउंट लेने वाले हैं, फिक्स एक रेशो होने वाली है, राइट। तो चलिए पहले रीड करते हैं लॉ क्या है। अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कोई भी कंपाउंड होगा तो वो क्या कंटेन करेगा, सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। इसका मतलब क्या हो, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास है NH3। ठीक है जी। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, दैट इज 14। अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा कि 9th और 10th स्टैंडर्ड में ये आप लोगों को याद करवाया जाता है। हाइड्रोजन का होता है 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है तो 3 हो गया। मतलब 14:3 की रेशो आ रही है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3। अगर मैं इसको वेट के फॉर्म में बोलूँ तो 14 ग्राम और 3 ग्राम। तो अगर 14:3 की रेशियो होगी तभी आपके पास क्या होगा, NH3 मॉलिक्यूल बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 28 ग्राम कर देती हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, दैट इज 6 ग्राम। ठीक है जी। मतलब ये रेशियो जो होगी वो आपकी क्या होगी, डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगी, तभी आपका एक कंपाउंड बनेगा। तो अब समझ में आया आपको डेफिनेशन। अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, एक कंपाउंड मान लीजिए NH3 जो है, ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन, मतलब कि एलिमेंट कितने, एलिमेंट की जो प्रोपोर्शन होंगी यहाँ पे 14 और 3 ग्राम, वो क्या होंगी, हमेशा एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में ही रहेंगे। जैसे कि 14 से वो 28 पे गया तो यहाँ पे जो रेशियो आप निकालेंगे तो 14:3 ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पे और एडिशन कर देती हूँ, मान लीजिए मैं 140 ग्राम ले लेती हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, ये 30 ग्राम हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे का एग्जांपल भी देके रखा है। वाटर इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो, दैट इज 1:8 बाय मास। अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे वाटर फॉर्म होता है H2O, ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो, इसका जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है 16। ठीक है, तो 2:16, मतलब कि इसकी रेशियो निकालेंगे तो 1:8 की इसकी रेशियो रहेगी। तो मतलब कि वाटर जब भी फॉर्म होगा तो वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक फिक्स्ड रेशियो में रहेंगे। और इसी फिक्स्ड रेशियो में अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वाटर ही फॉर्म होगा। दिस इज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया है कि ये लॉ क्या कह रहा है। तो ये लॉ किसने दिया था, दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट। आप चाहो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है नाम, आप वहां पर भी अंडरलाइन कर सकते हैं, जोसेफ प्रॉस्ट ने ये लॉ दिया था। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम थर्ड लॉ की, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगा। चलिए बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की, फिर बात करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए मेरे पास दो रिएक्शन है, ठीक है, दो रिएक्शन है। एक है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन के आ रहा है, दैट इज वाटर, वाटर। ठीक है जी। सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन में भी मैंने क्या लेके रखा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पे मुझे वाटर की जगह अब क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है जी। अब देखो, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा होगा कि जब हमने रिएक्टेंट यहाँ पे सेम लेके रखे हैं, रिएक्टेंट जब सेम लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही रिएक्शन में, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कैसे मिल रहे हैं।
अब उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। उसका आंसर है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के पास। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमने जो रिएक्टेंट लेके रखे हैं, अगर हमें यहाँ पे इन दो सेम रिएक्टेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें यहाँ पे किसी एक रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज कर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 ग्राम, ठीक है जी। और मान लीजिए कि सेकंड रिएक्शन में भी मैं हाइड्रोजन 2 ग्राम ही ले रही हूँ। तो हाइड्रोजन का मास तो फिक्स हो गया, इसका मतलब ये है कि दोनों ही रिएक्शन में हाइड्रोजन सेम है, पर ऑक्सीजन यहाँ पे अब हम चेंज करने पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन 16 ग्राम ले रही हूँ, तो मुझे सेकंड रिएक्शन में 16 ग्राम नहीं लेना होगा। अगर मैं यहाँ पर भी 16 ग्राम ले लूंगी सेकंड रिएक्शन में, तो फिर से क्या मिलेगा हमें, वाटर मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन का जो मास है वो चेंज करना पड़ेगा, सो दैट कि मुझे यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट मिले। ठीक है जी, आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो मैंने फिक्स रखा, हाइड्रोजन दोनों ही रिएक्शन में फिक्स है, बट ऑक्सीजन जो है वो चेंज हो रहा है। एक रिएक्शन में ऑक्सीजन हमारे पास 16 ग्राम है, और एक रिएक्शन में हमारे पास ऑक्सीजन 32 ग्राम है। तो ऑक्सीजन का जो वेट है उसको मैंने चेंज कर दिया है। उसको चेंज करने से मेरे पास एक रिएक्शन में आ रहा है वाटर, और दूसरी रिएक्शन में मेरे पास आ रहा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ये हो रहा है कि ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी वो कितनी होगी दोनों ही रिएक्शन में, दैट इज 16:32, जिसको मैं 1:2 की रेशियो में भी लिख सकती हूँ। तो ऑक्सीजन की रेशियो यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बट हाइड्रोजन का वेट मैंने फिक्स रखा हुआ है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो सभी रिएक्शंस के लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ इसी तरह की रिएक्शंस के लिए वैलिड होगा जहां पर कि हम सेम रिएक्टेंट लेंगे लेकिन हमें डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए। तो उस केस में हमें किसी भी एक रिएक्टेंट का मास जो है वो 1:2 रेशो में लेना पड़ेगा। दिस इज द लॉ। अब रीड करो। When two elements combine to form two more chemical compounds, ठीक है, दो एलिमेंट कंबाइन होके दो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, then the mass of one of the element which combine with the fixed mass of other, मतलब कि ऑक्सीजन जो है जो कंबाइन हो रहा है फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वन ऑफ एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर बियर्स अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे 1:2 की रेशियो में लिया है हमने। तो दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की। नेक्स्ट लॉ है गेल सेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इसको भी पहले हम एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास है रिएक्शन दैट इज 2H2 प्लस O2, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 2H2O। ठीक है, इसको मैंने बैलेंस कर दिया है। अब पहला पॉइंट तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि गेल सेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम है, मतलब कि यहाँ पे हम गैस की बात कर रहे हैं क्योंकि गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और वाटर हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो देखिए, अब जो हाइड्रोजन है वो मैंने लिया है 2 लीटर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, और ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है 1 लीटर, मतलब कि 2 लीटर हाइड्रोजन पे मुझे 1 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, तभी यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, 2 लीटर वाटर बनेगा। अब यहाँ पे अगर मैं 4 लीटर हाइड्रोजन लेती हूँ तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा फिर 2 लीटर, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 लीटर हाइड्रोजन लिया है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा फिर 4 लीटर H2O। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आगे चेंज करती चलूंगी तो अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आती चलेंगी। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी गैसेस कंबाइन होंगी किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो एक होल नंबर रेशियो में काम करेंगी, होल सिंपल रेशियो रहेगी वहां पे बाय वॉल्यूम। जैसे कि यहाँ पे 2:1 की रेशियो है, यहाँ पे 4:2 की रेशियो है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है लॉ, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगी या कंबाइन होंगी, दे डू सो इन सिंपल रेशियो, वो एक सिंपल रेशियो में काम करेंगी बाय वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ पे जो हम कंडीशंस लेंगे वो क्या होंगी,
टेम्परेचर और प्रेशर आपके क्या होंगे, सेम रहेंगे। जो जिस टेम्परेचर पे आप हाइड्रोजन ले रहे हैं उसी टेम्परेचर पे प्रेशर भी ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ गैसेस वॉल्यूम बात करेंगे, और यहाँ पे क्या रहने वाली है, एक सिंपल रेशो रहेगी, सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम रहेगा, बाय प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज गेल-साक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है जी। चलिए अब बात कर चलिए बच्चे, अब बात करते हैं हमारे लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। तो पहले एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं, फिर ये जो यहाँ लिखा हुआ है उसको देखेंगे। अब मान लीजिए कि एक रूम में मैंने दो कंटेनर लेके रखे हैं, ठीक है, और उनमें मैंने गैसेस फिल करी हैं। एक में मैंने ए गैस फिल करी है, दैट इज गैस ए, और दूसरे कंटेनर में मैंने गैस बी फिल करी हुई है। दोनों कंटेनर जो हैं वो सेम वॉल्यूम के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, दोनों का सेम है, ठीक है। रूम में रखे हुए हैं तो ऑब्वियसली सेम टेम्परेचर है। वॉल्यूम भी इनका क्या है, सेम है। अगर मैं दोनों में ही सेम अमाउंट फिल कर रही हूँ, 100 दोनों साइड, तो वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, और प्रेशर भी यहाँ पे क्या है, सेम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये क्या कह रहा है कि जब दो गैसेस हैं जिनका टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर सेम होगा, दोनों ही गैसेस का, तो उस केस में जो दोनों गैसेस होंगी, ये दोनों गैसेस जो होंगी, ये दोनों के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है जी, क्या हो जाएंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे दोनों ही गैसेस के, चाहे फिर आपने कोई भी गैस ली हो। चाहे आपने फिर यहाँ पे गैस ए जो है वो हीलियम लेके रखी है, गैस बी जो है वो CO2 लेके रखी है, या फिर आपने यहाँ पे ऑर्गन गैस लेके रखी है, कोई भी गैस ले लो आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, कोई भी गैस लेंगे जो सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर पे रहेंगी, तो उनके जो पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इज आर एवोगैड्रो लॉ। अब रीड करो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस at same temperature and pressure should contain equal number of molecules, should contain equal number of molecules. So this is our Avogadro law. चलिए, तो यहाँ पे हमारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि आपको टॉपिक ये समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।